परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अभी समय है पढ़ाई करने का मेरे दोस्त, तो पढ़ाई कर लो, क्योंकि टूटा हुआ वादा और बीता हुआ वक्त जिंदगी में कभी भी वापस लौट के नहीं आता। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है आप लोगों का लेक्चर 6 होने वाला है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण में किस तरह से सिद्ध करेंगे F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, उसको जो है सत्यापित करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है अवतल दर्पण में भी F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है, परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है, और उत्तल दर्पण में भी F बराबर R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है, उन सभी टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले चलिए अवतल दर्पण में F बराबर R/2 आपको सिद्ध करके बताते हैं। परीक्षा में 6 नंबर में आपको पूछेगा, क्वेश्चन लिख लीजिए कि अवतल दर्पण में F इक्वल टू R/2 सिद्ध करे। प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में F इक्वल टू R/2 सिद्ध करे। और दूसरा मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R और फोकस दूरी F के बीच संबंध स्थापित करे। तो प्रश्न पूछने का नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन आपको बनाना सेम टू सेम ऐसे ही है। देखिए, सबसे पहले हम अवतल दर्पण में आपको बताते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में बताएंगे। अवतल दर्पण में आपको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेना है। चलिए हम यहाँ पर अवतल दर्पण बना लिए, जो बाहर से कलय किया हुआ रहता है और जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है। प्यारे साथ ये हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव यानी कि पोल, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और यहाँ पर होता है फोकस, और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको किरण आरेख इससे पहले बताए हैं, उसके बाद आपको प्रतिबिंब की स्थिति बताए कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, इन सभी टॉपिक पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना लिए, इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको मान लिए M, इसको मान लिए हम M'। प्यारे साथियों, एक और टॉपिक आपको हम बताए थे कि अवतल दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होता है तो वह परावर्तन के बाद जो है इस तरह से फोकस से होकर गुजरता है। ये बात हम आपको बताए थे। और प्यारे साथियों, जब भी आप कोई किरण आपतित होता है तो परावर्तन के बाद जो है बीच में यहाँ पर अभिलंब का निर्माण होता है। तो बीच में जो है यहाँ पर अभिलंब का निर्माण होगा। जब ये अभिलंब का निर्माण होगा तो बीच में 2 कोण बनेगा। प्यारे साथियों, अभिलंब का जब ये निर्माण होगा तो यहाँ पर जो है अभिलंब बन गया, तो यहाँ पर एगो कोण बनेगा और एगो कोण जो है यहाँ पर बनेगा। इस कोण को कहेंगे हम, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और यहाँ पर है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो जो जो किए हैं यहाँ पर उसको पहले लिख लेना है प्यारे साथियों। यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है, लिख देते हैं पहले सॉल्व। लिखेंगे यहाँ पर माना M, M' एक अवतल दर्पण है। माना M, M' एक अवतल दर्पण है। AB एक आपतित किरण है। लिखना है AB एक आपतित किरण है। माना M, M' एक अवतल दर्पण है, AB एक आपतित किरण है। और प्यारे साथियों, यह जो है दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरता है तो फोकस से। तो यहाँ पर लिखना है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। इस तरह से आपको भाषा लिख लेना है, जो जो किए हैं उसको भाषा में दर्शा देना है। हमें सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्त, उसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखना है हमें सिद्ध करना है
हमें सिद्ध क्या करना है, एफ इक्वल टू में r/2। परीक्षा में 6 नंबर में पूछा जाता है फिजिक्स का। यही तो यहाँ पर खासियत है कि फिजिक्स में जो है जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 6 नंबर का रहता है, 1 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलता है। यहाँ पर हमको सिद्ध करके लाना है एफ इक्वल टू में r/2। मेरे प्यारे साथियों, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण का मान जो है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए इस बात को भी, यहाँ कोण I बराबर है कोण R। यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन में, कोण I बराबर कोण R किसके नियम से है, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। कोण I बराबर कोण R किसके नियम से है, परावर्तन के नियम से। प्यारे साथियों, एक और बात यहाँ पर देखिए, इधर त्रिभुज का अगर नाम हम रख दे तो यहाँ पर हम किरण जो पा रहे हैं यहाँ पर इसका नाम रख देते ए और इसका नाम रख देते हैं बी। अब देखिए त्रिभुज क्या है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज कोण जो है ए बी सी, कोण ए बी सी यहाँ पर एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। यहाँ पर लिखना है कोण ए बी सी और बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। कैसे बराबर होगा प्यारे साथियों, तो ये वाला कोण और साथ में ये वाला कोण, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। 9th क्लास में हम आपको बताए थे ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो सकता है। अगर यहाँ पर रहता तो इधर एकांतर कोण होता, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा। तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ एकांतर कोण से। कौन सा कोण से, एकांतर कोण से। प्यारे साथियों, इसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए इधर। अब यहाँ पर जब ये अभिलंब का निर्माण हुआ है तो बीच में क्या बना है, एगो त्रिभुज बन गया है। यह त्रिभुज जो बना है समद्विबाहु त्रिभुज बना है। यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और जब ये किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखना है चूँकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर लिखना है चूँकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चूँकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा के बराबर होगा, यानी कि सी एफ जो है एफ और बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सी एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ बी। इसको मान लीजिए प्यारे साथियों समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर, यहाँ पर देखिए इधर ये जो है यहाँ पर फैला हुआ है। जब इसको हम आपस में नज़दीक लाएंगे, मान लीजिए मार्कर जो है इस तरह से फैला हुआ है, अगर दोनों मार्कर को हम जैसे जैसे मिलाएंगे तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों जो है आपस में इस तरह से चिपक जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर मिल जाएगा। तो ये रेखा जो है अभी फैला हुआ है, इसको हम नीचे लाएंगे, यानी बी को जब पी के निकट लाएंगे तो ये रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर भुजा एफ और पी जो है भुजा यहाँ पर एफ बी के बराबर हो जाएगा, यानी एफ पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ बी के बराबर। यानी ये भुजा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है अभी इस तरह से फैला हुआ है। जब हम बी को पी के निकट लाएंगे तब ये दोनों जो है कहीं ना कहीं एक कंडीशन ऐसा आएगा कि दोनों आपस में मिल जाएगा, यानी ये रेखाखंड के बराबर हो जाएगा। तो इस बात को भी लिखिए यहाँ पर। अब लिखेंगे जब बी पी के निकट हो तब, यहाँ पर क्या लिखना है, जब बी कोमा पी के निकट हो तब, जब बी कोमा पी के निकट हो तब। जब बी जो है पी के निकट होगा तब क्या होगा प्यारे साथियों, जब बी जो है पी के निकट होगा तब क्या हो सकता है, तब यही होगा, यानी कौन कौन सा भुजा बराबर होगा, तब यहाँ पर एफ पी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एफ बी के, एफ और बी के। इसको मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों समीकरण 2। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए एफ पी बराबर हो जाएगा एफ बी। एफ पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ बी होगा, तो यहाँ पर बी लिखिए। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से।
अब देखिए समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो समीकरण फर्स्ट में भी यहाँ पर भी एफ बी है और समीकरण सेकेंड में यहाँ पर भी एफ बी है। तो एफ बी से एफ बी हो जाएगा कैंसिल, बच गया यहाँ पर सी एफ और इधर बच गया एफ पी। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, इधर बच गया है सी एफ और इधर क्या बच गया है, इधर बच गया है एफ पी। अब डायग्राम में जा करके देखना है कि सी से लेकर के एफ तक का दूरी और एफ से लेकर के पी तक का दूरी क्या है। तो हम आपको बताए थे कि सी से लेकर के एफ तक का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और एफ से लेकर के पी तक की दूरी को भी फोकस दूरी कहते हैं। और सी से लेकर के डायरेक्ट अगर पी तक हम चले जाए तो सी से लेकर के पी तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब क्या लिखना है, अब यहाँ पर लिखना है अब लिखना है यहाँ पर कि सी से लेकर के पी तक अगर हमको जाना है, सी से लेकर के कहाँ तक जाना है, पी तक। चलिए इधर हम लिखते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको C से लेकर के P तक जाना है तो कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, तो पहले C से लेकर के F तक जाना होगा। यहाँ पर C से लेकर के F तक जाएंगे, प्लस में हम फिर क्या करेंगे, F से लेकर के P तक जाएंगे, तो F से लेकर के P तक। अब प्यारे साथियों देखिए इधर C से लेकर के P तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि R कहते हैं। तो C से लेकर के P तक का दूरी हो जाएगा R, यानी कि कैपिटल R बराबर में C से लेकर के F तक के दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी, यहाँ पर भी F, और F से लेकर के P तक का दूरी इसको भी कहते हैं फोकस दूरी, यानी यहाँ पर भी F। यानी यहाँ पर आ गया R इक्वल टू में एगो F और एगो F क्या हो जाएगा 2F। तो यहाँ से जब हम F का वैल्यू निकालेंगे तो R जाएगा ऊपर में और ये 2 जो है ये आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पर प्रूव्ड हो गया F बराबर में R/2। यही तो प्रूव्ड करके लाना था, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो इस तरह से जो है आप अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को प्रूव्ड कर सकते हैं और 6 नंबर में पूछा जाता है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम नेक्स्ट उत्तल दर्पण में किस तरह से F बराबर R/2 प्रूव्ड करेंगे उसको बताते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हेडिंग में लगाइए उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। कभी कभी पूछ दिया जाता है उत्तल दर्पण में। अब क्वेश्चन लिखना है उत्तल दर्पण में F इक्वल टू R/2 सिद्ध करें। तब उत्तल दर्पण में कैसे कीजिएगा, तो देखिए इधर उत्तल दर्पण क्या होता है, जो अंदर से कलई किया हुआ रहे, एकदम शानदार तरीका से बनाना है। अंदर से अगर कलई कर देंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभरा। और ये हो गया इसका ध्रुव और ये जो है इसका प्रधान अक्ष। अब प्यारे साथियों किरण जो है दर्पण के इसी साइड में पड़ेगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा F और यहाँ पर कहीं ना कहीं हो जाएगा C। अब ध्यानपूर्वक समझिए इधर, यहाँ पर भी क्या होगा, जब कोई किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगा उत्तल दर्पण में, तो यह दर्पण से टकराने के बाद ऊपर जो है गुजर जाएगा। तो हम यहाँ पर कल्पना करेंगे किरण जो है कहीं ना कहीं फोकस से जो है आता हुआ प्रतीत होता है। कल्पना करना है, कामना करना है कि यह किरण जो है कहीं ना कहीं जो परावर्तित किरण है यह फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। अब देखिए जब भी कोई किरण परावर्तित होगा तो बीच में अभिलंब का निर्माण होगा, तो यहाँ पर अभिलंब का निर्माण होगा। तो हम यहाँ पर भी कामना करेंगे जो है कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र से जो है आता हुआ प्रतीत हो रहा है। वक्रता केंद्र से क्या हो रहा है, तो आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये कामना करना है, अनुमान लगाना है। अब यहाँ पर भी एगो कोण बन गया, इसका नाम पहले रख लीजिए, इसका नाम हम रख दिए A और इसका नाम रख दिए B। ये अब दर्पण जो बना है उत्तल दर्पण, इसको नाम रख देते हैं M और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं M'। प्यारे साथियों इधर देखिए इधर, अब उसके बाद क्या करना, देखिए जब ये दो कोण बन गया तो यहाँ पर बनेगा, देखिए परावर्तित किरण है तो ये हो जाएगा परावर्तन कोण। ये है आपतित किरण आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपतन कोण यानी कि I। बस जो किए है उसको पहले भाषा में लिख लीजिए, काम कुछ नहीं, जैसे अवतल दर्पण में बनाए हैं वैसे ही उत्तल दर्पण में बनाना है। बस लैंग्वेज थोड़ा जो है थोड़ा बहुत ऊपर में चेंज होगा, बाद बाकी सेम टू सेम वही चीज़ होगा। चलिए देखिए इधर, यहाँ पर भी क्या करना है, लिखना है पहले सॉल्व। अब यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर क्या लिखना है, माना M, M' एक उत्तल दर्पण है। M, M' कैसा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। उसके बाद लिखना है AB एक आपतित किरण है। AB एक आपतित
किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, अब देखिए ऐसा नहीं कह देना है कि फोकस से गुजरता है, बिल्कुल भी नहीं कहना है फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है, ये बात बोलना है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आता हुआ प्रतीत, फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। लड़की सब लिखना हो रही है। अब यहाँ पर भी हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है प्यारे साथियों, हमें सिद्ध करना है F इक्वल टू में R और बट्टे में 2। यहाँ पर भी यही सिद्ध करके लाना है। कभी कभी R इक्वल टू में 2F पूछ देता है तो बस आपको 2F पर छोड़ देना है, आगे कुछ नहीं करना है। तो ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो चलिए इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट रूप से दिखे। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर कोण I कोण R के बराबर होगा। तो कोण I जो है यहाँ पर कोण R के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण से प्यारे साथियों, तो परावर्तन के नियम से होगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कोण I बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण R। अब मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, इधर कोण R जो है तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो कोण RA हो जाएगा। उधर है कोण R तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोण R। किस नियम से, तो सम्मुख कोण से, क्योंकि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण R इक्वल टू कोण R। कौन सा नियम यहाँ पर फॉलो हुआ, तो सम्मुख कोण से लिखेंगे। यहाँ पर प्यारे साथियों लिख देना है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब देखिए उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए ये त्रिभुज बन गया। जब ये अभिलंब का निर्माण हुआ तो यहाँ पर त्रिभुज बन गया, त्रिभुज BCF, BCF बन गया त्रिभुज। अब लिखेंगे चूंकि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब लिखना है चूंकि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चूंकि BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोगो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कितना भुजा बराबर होगा, तो 2 ठो भुजा बराबर होगा। तो यहाँ पर दोगो भुजा कौन कौन बराबर होगा, तो एगो A भुजा बराबर होगा और साथ में ये वाला भुजा, यानी कि FC बराबर हो जाएगा यहाँ पर FB, FC बराबर हो जाएगा FB। तो यहाँ पर लिखना है मेरे दोस्त FC इक्वल टू में FB। इसको मान लीजिए एकदम प्यारा सा दुलारा सा समीकरण फर्स्ट। अब मेरे दोस्त उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए इधर E जो है इस तरह से E हो गया यहाँ पर पहला रेखाखंड, और E इस तरह से फैला हुआ है। जब दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं दोनों आपस इस तरह से आकर के मिल जाएगा। यानी ये वाला रेखाखंड को जब हम B को यहाँ पर भी, चलिए यहाँ पर P हम छोड़ दिए थे तो P लिख दीजिए। जब B को हम P के निकट लाएंगे तो ये रेखाखंड कहीं ना कहीं इस पर आकर के मिल जाएगा। तो ये वाला रेखाखंड यानी कि F से लेकर के B तक का दूरी F से लेकर के P तक के दूरी के बराबर हो जाएगा। यानी FB बराबर हो जाएगा यहाँ पर F और P के। समझ में आया होगा आपको, FB बराबर हो जाएगा यहाँ पर F और P के। तो बस लिखना है यहाँ पर, जब क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, जब B, P के निकट हो, जब B, P के निकट हो, तब जब B जो है P के निकट होगा तब क्या होगा यहाँ पर, तो FB इक्वल टू हो यहाँ पर हो जाएगा, FB क्या हो जाएगा बराबर में F और P, F और P। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। ध्यानपूर्वक समझिए इधर एकदम एकाग्रता के साथ। देखिए समीकरण फर्स्ट में भी FB है और समीकरण सेकेंड में भी FB है। ध्यानपूर्वक समझिए इधर, देखिए इधर
समीकरण फर्स्ट में भी एफ बी और समीकरण सेकेंड में भी एफ बी है, दोनों तरफ एफ बी यहाँ पर है। तो एफ बी से एफ बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बच गए यहाँ पर एफ सी और इधर बच गया एफ पी। तो जब ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, इधर बच गया एफ सी और इक्वल टू में इधर बच गया एफ पी, एफ और पी। अब डायग्राम में जाकर के देखना है कि एफ से लेकर के सी तक का दूरी और एफ से लेकर के पी तक का दूरी क्या है। तो देखिए एफ से लेकर के सी तक के दूरी को भी हम कहते हैं फोकस दूरी और एफ से लेकर के पी तक के दूरी को भी कहते हैं फोकस दूरी। और जब यहाँ से पी से लेकर के हम डायरेक्ट सी तक चले जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि सी पी बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब सी पी हमको निकालना है यानी सी से लेकर के पी तक का दूरी निकालना है तो एफ से लेकर के पी तक जाना होगा, यानी कि पी से लेकर के एफ तक जाना होगा, प्लस में एफ से लेकर के पुनः सी तक जाना होगा। अब प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक समझिए इधर। अब देखिए इधर सी से लेकर के पी तक के दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर, और पी से लेकर के एफ तक, पी से लेकर के एफ तक क्या है तो फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखना है फोकस दूरी, प्लस में एफ से लेकर के सी तक क्या है तो फोकस दूरी, तो यहाँ पर भी लिखना है फोकस दूरी। और एगो फोकस और एगो फोकस क्या हो गया, दो ठो फोकस, यानी कि आर इक्वल में हो जाएगा एक और एक हो जाएगा यहाँ पर 2f। तो कभी कभी यहाँ पर भी पूछ दिया जाता है कि आर इक्वल टू में 2f सिद्ध करें, तो आपको यहीं पर छोड़ देना है, यहीं पर लिख देना है प्रूव्ड, काम वहीं पर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको पूछा गया है कि f इक्वल टू में r/2 सिद्ध करें, तो यहाँ पर हम निकालेंगे f का मान, इसीलिए f इक्वल टू में क्या हो जाएगा, r इस साइड में है, गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो r और 2 गुना में ऐसे रहेगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि r/2। यही तो प्रूव करना था, f इक्वल टू में r/2। तो इस तरह से आप जो है एकदम शानदार तरीका से पूरे एकाग्रता के साथ f इक्वल टू में r/2 सिद्ध कर सकते हैं। नीचे में आपको लिख देना है प्रूव्ड, एकदम शानदार तरीका से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अवतल दर्पण में भी f बराबर r/2 सिद्ध करके बताए और उत्तल दर्पण में भी f बराबर r/2 सिद्ध करके बता दिए। अब न्यूमेरिकल प्रश्न भी पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है। फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, तो 2f डायरेक्ट लगा देना है, यानी कि 10 का दुगुना हो जाएगा 20। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो भोदू आप बिल्कुल भी नहीं है, आप समझदार इंसान हैं, तो आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को एकदम अंधाधुंध तरीका से बना सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक रह गया है दर्पण सूत्र। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत दर्पण सूत्र के बारे में जान लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो है हम दर्पण सूत्र को सत्यापित करके भी आपको बता देंगे, वह भी उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में, दोनों दर्पणों में आपको किस तरह से दर्पण सूत्र सिद्ध किया जाता है ये भी बता दिया जाएगा। पहले समझिए आखिरकार दर्पण सूत्र होता क्या है। तो चलिए हेडिंग में लगा लीजिए दर्पण सूत्र। हेडिंग में आपको लगा लेना है दर्पण सूत्र। दर्पण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ऑलरेडी हम सब कुछ बता चुके हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे मिरर फॉर्मूला, इसको अंग्रेजी में कहना है मिरर फॉर्मूला। 12th में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो क्यों ना अभी ये पढ़ लिया जाए दर्पण सूत्र, ताकि आगे जा कर के पुनः नहीं पढ़ना पड़े। पढ़ना तो पड़ेगा ही, वहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के दुनिया में जा कर के दर्पण सूत्र कैसे प्रूव किया जाता है वहाँ पर उस तरीक़ा से प्रूव करना होगा, लेकिन यहाँ पर अपना शानदार तरीका चलता है। अब देखिए इधर दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/में v प्लस में 1/में u और बराबर में होता है 1/f। ये होता है प्यारे साथियों दर्पण सूत्र। इसको आपको जो है अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। जहाँ पर प्यारे साथियों क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझिए इधर, जहाँ v को हम लोग कहते हैं, v को कहते हैं हम लोग वस्तु की दूरी, सॉरी v को कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहेंगे प्यारे साथियों, तो v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, v को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर u जो है, u को कहते हैं वस्तु की दूरी, u को वस्तु की दूरी। और यहाँ पर आप लोग भली भांति जानते हैं f को कहते हैं फोकस दूरी। f को क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं।
चलिए इसको दर्पण में किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो दर्पण में देख लीजिए कि आखिरकार कहाँ से कहाँ तक की दूरी को कहेंगे वस्तु की दूरी, और कहाँ से लेकर के कहाँ तक की दूरी को कहेंगे हम प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए यहाँ पर एक हम लंबा सा दर्पण बना लिए, ये हो गया अवतल दर्पण। बाहर से कलई कर देंगे तो यही हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। यहाँ पर हो गया इसका ध्रुव यानी कि पोल, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा एफ, यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा सी, अनंत पर जाकर के अटकेगा। मान लीजिए अनंत और सी के बीच में हम किसी वस्तु को रख दिए हैं, वस्तु का नाम है ए और बी। पहला किरण निकलेगा मुख्य अक्ष के समांतर, और जब ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। किरण आरेख तो आपको आना ही चाहिए, बिना किरण आरेख का यह चैप्टर जो है अधूरा है। इसीलिए ध्यानपूर्वक पूरे एकाग्रता के साथ पूरे लेक्चर को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पहले जाकर के एकदम एकाग्रता के साथ पूरे फोकस के साथ देखिए। दूसरा किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगा। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो परावर्तन के बाद उसी पट से वापस लौट जाता है, तो इसी पट से वह वापस भी लौट जाएगा। यहाँ पर जो कटान बिंदु बना है यहीं पर जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा ए डैश, यहाँ पर बनेगा बी डैश। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया है कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बन गए ए डैश और बी डैश। अब देखिए ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। एक बात आपको समझना है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार दर्पण के ई वाला साइड में, यानी कि इधर मान लीजिए हम यहाँ पर अवतल दर्पण है, हम यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो ई वाला साइड में जितना भी कार्य होगा, इस साइड में जितना भी कार्य होगा, मेरे इस बायां साइड में जितना भी कार्य होगा सब का सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सब का सब होगा प्लस में। और दर्पण की वाला दायां साइड में, दर्पण की दायां साइड में जितना भी कार्य होगा सब का सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में होगा। दर्पण के बायां साइड में प्लस और दायां साइड में माइनस, यानी कि इधर सब जितना भी चीज़ है, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, सब का सब इधर हो जाएगा माइनस में, और दर्पण के उस साइड में सबका सब होगा प्लस में। देखिए यहाँ पर है वस्तु, यानी ए भी हो गया वस्तु, तो बी से लेकर के डायरेक्ट जब भी कल्पना करना है, जब भी मामला यहाँ पर संबंध बताना है तो हमेशा ध्रुव को लेकर के चलना है। तो बी से लेकर के यहाँ, बी से लेकर के कहाँ तक, तो बी से लेकर के यहाँ पी तक का जो दूरी है इसको कहते हैं हम लोग वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु जहाँ पर खड़ा है तो वस्तु से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को कहेंगे वस्तु की दूरी, और ये हो जाएगा ऋणात्मक में वस्तु की दूरी। तो प्यारे साथियों आपको समझना है, बी से लेकर के यहाँ पर बी से लेकर के पी तक की दूरी को क्या कहेंगे, तो वस्तु की दूरी, इसको कहेंगे वस्तु की दूरी। दूसरा बात समझिए, प्रतिबिंब है यहाँ पर ए डैश और बी डैश, तो यहाँ पर ए डैश से लेकर के यहाँ पी तक के दूरी को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ए डैश से लेकर के पी तक का जो दूरी है इसको कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी, यानी माइनस में भी हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों इसके बाद देखिए, भली भांति जानते हैं कि एफ से लेकर के पी तक का दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी, यानी एफ से लेकर के पी तक का दूरी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा, ये भी होगा माइनस में फोकस दूरी। और यहाँ पर सी से लेकर के एफ तक का दूरी क्या होता है, तो सी से लेकर के एफ तक का भी दूरी होता है माइनस में फोकस दूरी। तो ये सब आपको भली भांति जानकारी ऑलरेडी है। और सी से लेकर के पी तक का दूरी क्या होता है, तो इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये सब तो आपको जानकारी पहले से ही है, तो ये बात आपको समझना है। यानी जहाँ पर वस्तु है वहाँ से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को कहेंगे वस्तु की दूरी। और जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है तो प्रतिबिंब, जहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है तो यहाँ पर ए डैश से लेकर के पी तक का दूरी होगा प्रतिबिंब की दूरी। तो ये बात आपको समझना है। तो दर्पण सूत्र आपको याद रखना है कि 1/v प्लस में 1/u बराबर होता है 1/f। एक क्लास लेकर के आएंगे जहाँ पर आपको f बराबर r/2 और साथ में दर्पण सूत्र से रिलेटिव जितना भी अभी तक बोर्ड परीक्षा में नॉमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है सबको जो है एक क्लास के अंदर करवा दिया जाएगा, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसको कहते हैं दर्पण सूत्र, यानी 1/v प्लस में 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। यही है दर्पण सूत्र। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अवतल दर्पण में भी किस तरह से हम 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को सिद्ध करेंगे, और उत्तल दर्पण में किस तरह से सिद्ध किया जाता है उसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त अंदाज में। जय हिंद, जय भारत।